9th क्लास के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु, जिसको कि हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स के नाम से पुकारते हैं। ठीक है बेटा, ये है अध्याय 3 और पार्ट 2। पहला पार्ट मैंने बताया था, अब ये दूसरा हिस्सा है। आप क्लास शुरू होने से पहले एक बार रिवाइज कर लिया करो, अपनी बुक को निहार लिया करो, पढ़ लिया करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा आप जानते हो पदार्थ या द्रव्य 3 रूप में होते हैं ना, ठोस, द्रव, गैस। तो बेटा सभी द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई होती है वह है परमाणु। ठीक है, जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, अत्यंत सूक्ष्म, हम उन्हें नहीं देख सकते आँख से। ठीक है, परमाणु का मतलब इतना छोटा आकार होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि इसे नगण्य भी मान सकते हैं। परमाणु की त्रिज्या को हम नैनोमीटर में मापते हैं और इसके लिए नैनोमीटर के लिए स्मॉल n और स्मॉल m, ठीक है, के द्वारा इसे हम प्रदर्शित करते हैं। 10⁻⁻⁹ m यानी मीटर बराबर कितना होगा, 1 नैनोमीटर के, या इसको हम दूसरे रूप से 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर यानी nm, ऐसे हम मेज़रमेंट करते हैं इसकी यूनिट्स वगैरह को। बेटा जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ी तो बहुत सारे तत्व जमा होने लगे, इकट्ठे नए नए तत्वों पर ध्यान देना शुरू हुआ वैज्ञानिकों का, और इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने उसमें उनका नाम भी रखना शुरू कर दिया। जो कई अलग स्थान में होते थे तो वहाँ के स्थान के ऊपर उनका नाम रख दिया, किसी के गुण, उनके गुणों के आधार पे उनको रख दिया नाम। तो लेकिन वो कुछ तत्व का ही प्रतीक या संकेत किया जा सकता था और किया गया। ठीक है, भिन्न भिन्न कहीं गोल राउंड में संकेत बनाया गया, कहीं जैसे अस्पताल के होते हैं ना प्लस बने होते हैं, तो ऐसे गोल आकार बनाकर उसमें प्लस कर दिया गया, किसी में 2 रिंग बना दिए गए। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी इससे मतलब आगे जाकर कॉम्प्लिकेशन होने वाला था। मतलब जैसे जैसे आविष्कार होने लगे तो और तत्व आने लगे, तो कितने सारे चित्र बनाने पड़ेंगे और कितने तरह के संकेत बनाने पड़ेंगे, वो मुश्किल आने लगा। और वो डाल्टन जो एक वैज्ञानिक जिन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया, किस चीज़ का, संकेत का, यानी प्रतीक का, सिंबल जिसको कहते हैं। ओके बेटा, तो शुरुआती दौर थी, तो उस दौर में डाल्टन ने उनको अलग अलग चित्र, जो आपकी बुक में भी आप देखोगे तरह तरह से गोल, तो किसी में तिकोने आकार में, कहीं पे डबल रिंग, इस प्रकार से उन्होंने चित्र को संकेत किया तत्वों को। ठीक है, बाद में इसकी आवश्यकता पड़ी कि कुछ और देखा जाए। आप जानते हो बेटा कि आप अपने लोगों में, घर परिवार के लोगों में फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल होता। मान लो जैसे अनिल कुमार सिंह नाम है किसी इंसान का, तो उनके घर पे बोर्ड लगा होता है AK सिंह, यानी फर्स्ट लेटर होता है ना, अनिल तो A, या अशोक कुमार तो AK लिखते हैं ना। तो ये इसी प्रकार से बाद में जो बर्जीलियस एक दूसरे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसके ऊपर सफाई दिया। उन्होंने कहा कि यह उचित है और यही सही है, क्योंकि जितने भी तत्व हैं उनका हम अच्छी तरीके से संकेत के रूप में या प्रतीकों के रूप में हम तत्वों का नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार से, यानी डाल्टन के, जबकि डाल्टन का ही स्टार्ट उन्होंने ही किया था, डाल्टन वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ही तत्वों के प्रतीक का इस्तेमाल शुरू किया, प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन आगे चलकर उसको बर्जीलियस ने बहुत विस्तार से समझाया और उन्होंने उसका अलग रूप लिया बेटा। और यह इस प्रकार से होने लगा, कुछ तत्वों के जो हेडिंग थे, माने फर्स्ट लेटर थे, अंग्रेजी में जो फर्स्ट लेटर होते थे उनको रख दिया उनके नाम से। ठीक है, जैसे बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब फर्स्ट लेटर, हाइड्रोजन तो पहला लेटर H होता है, नाइट्रोजन में N होता है। तो ऐसे जो तत्व थे तो उनको उन्होंने इस तरीके से फर्स्ट लेटर, अंग्रेजी के अक्षर का प्रथम लेटर मतलब अक्षर को उन्होंने
लिया संकेत के रूप में। आगे जाकर कुछ दिक्कत आने लगी तो उन्होंने फिर दो दो लेटर का नाम लेना शुरू किया। उन्होंने तत्वों के दो नाम रखे, अंग्रेजी के दो अक्षर। जैसे बेटा हाइड्रोजन वाले में तो एक ही है, लेकिन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में CO ले लिया, क्योंकि C से कार्बन भी होता था और C से तो फिर अगर C ही अगर हम संकेत रखते तो कार्बन का भी C और कोबाल्ट का भी C हो जाता। फिर इसी तरीके से बेटा क्लोरीन, क्लोरीन भी जो है बेटा तो Cl क्लोरीन भी हो जाता। और तो फिर इसीलिए जो C से स्टार्ट होता है ना क्लोरीन लिखना, तो CHLO यानी तो फर्स्ट लेटर अगर केवल रखते तो C क्लोरीन का भी C हो जाता। तो थोड़े थोड़े फर्क के लिए किसी में जैसे कोबाल्ट में CO ले लिया 2 लेटर, क्लोरीन में Cl कर दिया बेटा, जिंक तो Zn बना दिया उसका। तो कुछ नाम इस प्रकार से रखे गए जिससे कि हमें आगे के रासायनिक यानी जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई परेशानी ना हो संकेत सूत्र बनाने में, इसके लिए इस प्रकार का प्रयोग किया गया और वो ही सक्सेसफुल हुआ। और इस चीज़ को दुनिया के देशों में जो एक IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हाँ बेटा वो एक संस्थान है जिन्होंने उसे ओके कर दिया, मान लिया कि हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। तो जो डाल्टन ने जो स्टार्ट किया था उनकी अपनी अलग महत्वता है, लेकिन बाद में बर्जीलियस ने इसका सारा क्रेडिट लिया क्योंकि उन्होंने ही विस्तार रूप से प्रतीक को, प्रतीक मतलब सिंबल को समझाया कि कैपिटल लेटर में और या फिर कैपिटल लेटर में आप चल रहे हो तो आगे जाकर 2 लेटर में ले लो। फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल लेटर तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होता है। जैसे बेटा मैंने आपको दिखाया है, जैसे क्लोरीन में है तो Cl तो होता है, तो C हो गया बेटा कैपिटल लेटर और L जो हो स्मॉल लेटर हो जाएगा, ठीक है। जो दूसरा जो जुड़े हुए था मैग्नीशियम तो Mg लिखते हैं हम, तो M होगा कैपिटल में तो G हो जाएगा स्मॉल लेटर में। कोबाल्ट C कैपिटल लेटर में तो उसके साथ जुड़े हुए जो हैं वो जो O लिखते हैं वो स्मॉल लेटर के होंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये प्रयोग सफल हुआ और यही प्रक्रिया में चल पड़ा। अन्य तत्वों के प्रतीकों को बेटा जैसे कई चीज़ें हैं जो तुम देखोगे कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। लोहा, जैसे लोहे को हम अंग्रेजी में आयरन कहते हैं ना, लेकिन इसके जो संकेत है Fe, आयरन मतलब लोहा होता है बेटा, तो लोहा को हम इंग्लिश में आयरन कहते हैं और यह इसका जो लेकिन संकेत जो है वो Fe है। क्यों है? क्योंकि लैटिन अमेरिका एक जगह है जहाँ पर उसको देखा गया था और वहाँ ही उसका मतलब एक बार पहली बार देखा गया, तो इसलिए उस जगह के नाम को जो जगह है उसका नाम फेरम है, तो उसके हिसाब से फेरम से Fe बन गया बेटा। आयरन तो इंग्लिश वर्ड हो जाता है तो आई नहीं होकर उसका Fe पड़ा। ऐसे बेटा इसी तरह सोडियम का जो प्रतीक है वो Na है, जबकि हम बोलते हैं सोडियम है तो बच्चे क्या करेंगे S बना लिखेंगे, लेकिन S सल्फर का संकेत है और ये जो सोडियम है उसका Na इसलिए रखा गया क्योंकि उसके जो लैटिन अमेरिका में जो ये है नेट्रियम नाम से पुकारा जाता है, तो नेट्रियम का Na आ गया, ठीक है बेटा। तो पहला लेटर N कैपिटल और स्मॉल लेटर A आ गया Na। इसी प्रकार से बेटा कैलियम, कैलियम एक जगह का है, वहाँ से पोटेशियम यानी पोटेशियम का जो ये है संकेत वो K होता है, तो वहाँ के आधार पर कैलियम के आधार पर उसका फर्स्ट लेटर K रखा गया। किसका? पोटेशियम का, ठीक है। पोटेशियम का अगर तुम P रख देते हो तो फिर गड़बड़ हो जाए क्योंकि वो P तो फास्फोरस का संकेत है, हाँ? तो पहले उसका रखा गया था, पहले उसका नाम पड़ चुका था फास्फोरस का, तो P रखा गया था। बाद में जब पोटेशियम का इजाद हुआ बेटा तो फिर दोनों PP कैसे हो जाए, तो फिर इसके लिए उनमें उनका नाम वहाँ के जगह जहाँ उनको देखा गया था पहली बार, जहाँ वह प्राप्त हुआ तो उसे वहाँ के स्थान पर
कैलियम जो स्थान है उसका K रखा गया। तो इस प्रकार से बेटा बस ये कुछ लिमिटेड है, 4-6 ऐसे एलिमेंट है जिनका नाम कुछ और है, संकेत कुछ और ऐसा लगता है, लेकिन बाकी का सब आसान है। आज के समय में तो आविष्कार होते होते तत्वों की संख्या आज 122 से भी ऊपर हो गई, ज़्यादा हो गई है, और भी रिसर्च जारी है और कईयों का नाम अभी रखना बाकी है। बेटा कुछ मैंने महत्वपूर्ण तत्वों यानी इम्पोर्टेंट तत्वों का नाम मैंने लिखा है और बगल में सामने उनके संकेत प्रतीक जिसको है, जो आगे के केमिस्ट्री में जैसे जब पढ़ोगे केमिकल इक्वेशन बनाना होगा, समीकरण, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इतने को तो कम से कम जरूर याद कर लो, याद करना है। जैसे आर्गन का बेटा AR, देखो आर्गन AR, बेरियम का BA, ब्रोमीन का BR, कैल्शियम का CA है, हाँ, तो फर्स्ट कैपिटल C है, स्मॉल a लगा दिया। हाँ, कार्बन देखो C, मैग्नीशियम है Mg, सल्फर S, यूरेनियम को सिर्फ U, क्योंकि और कोई दूसरा नाम था नहीं तो इसका यूरेनियम का U ही पड़ गया बेटा। अगर यही कोई दूसरे तत्व का U पहले से होता तो फिर इसके भी नाम कुछ बदले जाते। तो यूरेनियम का U रखा गया, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, आयोडीन, हाँ, तो उसका फर्स्ट लेटर स्टार्ट करेंगे तो I से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए I रखा। सिलिकॉन, सिलिकॉन मतलब रेत, हाँ, तो सिलिकॉन, तो उसका SI लिया गया। ठीक है बेटा। बेटा आपको पेपर में पूछा जाता है परमाणु इकाई द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा इसके परिभाषा पूछे जाते हैं, तो उस परिभाषा को मैंने यहाँ लिख कर दिखाया है, आप भी समझो। किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 यानी 12, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको रटना होगा, हाँ, पेपर में पूछे जाते हैं। और ये स्वाभाविक है बेटा, एक तरबूज है उसको तुम 12 हिस्से में बराबर हिस्से में काटना है, हाँ, 12 भाइयों में बांटना है, तो वो एक समान होनी चाहिए ना, तो वही लिखा 1/12वें भाग का अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो ये है आपके परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा। ओके बेटा। अब बेटा इसके लिए आपको कुछ तत्व मैंने यहाँ लिखे हैं सामने, परमाणु द्रव्यमान भी मैंने लिखा है। परमाणु द्रव्यमान को U के द्वारा, ऐसे तो पहले एटॉमिक मास यूनिट AMU लिखा जाता था शॉर्ट फॉर्म में, अब आजकल U में लिखा जाता है, सिर्फ U कर दोगे हो जाएगा। तो बेटा प्रत्येक तत्वों के सामने मैंने एटॉमिक मास यूनिट लिखा है परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, इस प्रकार से सोडियम का 23, मैग्नीशियम के 24, क्लोरीन के 35.5 एंड कैल्शियम 40। तो ये जो है इनको आपको रट जाना है, याद करना है, हाँ, क्योंकि इसी के द्वारा आपको आगे एक उदाहरण मैंने जो दिखाया इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंट फार्मूले, डिफरेंट जो तत्व हैं उनका परमाणु द्रव्यमान जब तक याद नहीं रहेगा तो आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो प्रश्न क्या है उदाहरण में कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, Ca क्या है, कैल्शियम, और क्लोरीन Cl2 है ना, जब किसी चीज़ से क्लोरीन जब जुड़ जाती है तो क्लोराइड हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र में इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है बेटा। तो इसको करना क्या है, Ca एक अलग तत्व है और क्लोरीन अलग तत्व है, तो Ca और प्लस Cl2 मैंने इसमें दिखाया है, तो दोनों कर दिया। और फिर आपके ऊपर वहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 40 क्या है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, मैंने वहाँ 1 इसलिए लिखा है, यहाँ पर कैल्शियम तो 1 है, लेकिन अगर 6 होते तो 6 से गुना करना पड़ता है, यहाँ कैल्शियम बेचारा अकेला है, तो CaCl2, तो 1 × 40 प्लस क्लोरीन, देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी क्लोरीन कितने हैं, 2, ठीक है बेटा। तो इसलिए 2 गुने, और इसका परमाणु द्रव्यमान है 35.5, तो उनके साथ गुना करेंगे तो कितना होता, 71 हो जाता है, 71। तो 40 + 71 टोटल मिलकर 111 U लिखा है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बेटा। ये इस प्रकार से आपके पेपर में भी, परीक्षा में पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा बेटा आगे जो है हम इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, H2O, HNO3, HCl, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ, नाइट्रिक अम्ल, ये सब बहुत सारे हैं। सभी का जो है यहाँ मैंने यहाँ लिखा है
का परमाणु द्रव्यमान देख लो, और फिर उसके बाद HNO3, N कितना है, नाइट्रोजन 14 दिया हुआ है यहाँ पे मैंने लिखा है, और O3 तो O यहाँ 3 बार हो जाएगा ना, O ऑक्सीजन जो है अगर 16 है तो 16 गुने 3, 16 तिया हाँ कितना होता है 48, 40। तो सभी को हम केयरफुली प्लस करेंगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन सब करके देखोगे आंसर आपका पक्का पूरा निकल आएगा। ऐसे बेटा H2O का भी है, तो H2O का भी हाइड्रोजन के 2 होते हैं ना बेटा, हाँ तो हाइड्रोजन के मतलब 1 है तो 1 को गुना करोगे 2 से, तो 1 को 1 इंटू 2 और प्लस ऑक्सीजन कितना है दिखा है मैंने यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन हमारा दिया है 16, तो 16 और प्लस 2 कितना हो गया 18 हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर का भी मैंने एक बता दिया और एक एग्जाम्पल। तो बेटा H2O में अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, हाइड्रोजन में कितने परमाणु उपस्थित हैं H2O में? बेटा आपको बता दूं H2O एक यौगिक है, क्योंकि इसमें यह जो जल है वह निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यही है ना निश्चित अनुपात। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु जब इकट्ठे मिलते हैं तब पानी बनता है बेटा, जल बनता है। तो ये और ये क्या है, यौगिक। तो अगर कोई पूछे कि इसमें कुल मिलाकर कितने परमाणु हैं, हाँ बेटा तो कुल परमाणु कितने हो गया, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के कुल मिलाकर 3 परमाणु हुए, तो ये हुए बेटा परमाणुओं की संख्या। बेटा यह निश्चित पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है बेटा। एटम को ही हम परमाणु कहते हैं और अणु को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अणु के बारे में यानी मॉलिक्यूल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बुक में बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे उदाहरण भी हैं बेटा, उनको भी देखो और तभी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको कुछ अच्छा पकड़ इस चैप्टर पर होगा। हाँ तो बेटा आप मेहनत करो, पढ़ो और अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करो, ये काम आपका देखा जाएगा। इसलिए इन सबों को पढ़ने के बाद ध्यान से बार बार सुन सकते हो, ये इसलिए मैंने ये दिया है, रिकॉर्ड दिया है आपको, आप सुनो बार बार। और बेटा अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बेटा बाय।